अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक हाईवे इंजीनियर है जिसने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो सारी के सारी किस स्पीड के साथ रोडवे पे मूव कर रही हैं। तो वो इसको ओवरऑल इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक चार्ट का सहारा लेता है, या हम कह सकते हैं एक ग्राफ जो है वो डेवलप कर लेता है, जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब ये जो हिस्टोग्राम है ये डेवलप किया गया है नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स एंड स्पीड के दरमियान। अब ये जो नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स हैं ये इंडिकेट करेंगे कि किसी भी स्पीड पे कितने ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो उस स्पीड के साथ मूव कर रहे थे। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे इतनी स्पीड अगर हम ले रहे हैं 5 mph, तो उस टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी वैल्यू ये होगी। इसी तरह नेक्स्ट वाले के लिए और इसी तरह जो है वो हमें ये ग्राफ इन्फॉर्मेशन दे देगा कि किसी भी स्पीड पे कितने नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा ये हमें ये भी इन्फॉर्मेशन देगा कि इन सब में से ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स किस स्पीड के साथ मूव करें, यानी कि उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम इसको कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि हर एक रेक्टेंगुलर एरिया जो होगा इस हिस्टोग्राम का उसको हम कहेंगे बिन, और हाइट जो होगी हर एक हिस्टोग्राम, ये जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा था, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट होगी। ये हाइट जो है ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें प्रोवाइड करती है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि हमें ये बताएगी, ये हाइट ये इंडिकेट करेगी कि कितने नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा डाटा को जब भी हमने इसमें करेक्टराइज करना होता है तो उसको हम मीन स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के साथ जो है वो करेक्टराइज करते हैं। और एक और पॉइंट ये है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स हैं अगर हमने वो लेने हों, ये तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना कि हर एक पॉइंट पे अब हमने टोटल ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो यही सारे होंगे, यानी इसकी हाइट ये सारी हाइट्स जो हैं वो हम ऐडअप कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब हमने किसी भी एक पैरामीटर की बेस पे हमने इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली हुई है सब ऑटोमोबाइल्स की, तो इसी हाइट डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा से ऐडअप करने से, इसका सम लेने से हमें टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी। अब ये जो हमने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया इसी को लेके चलते हैं ताकि हम एवरेज और मीन स्पीड जो है वो फाइंड कर सकें। तो अगर हम बात करें कि हमने कोई इस तरह से एज्यूम किया हुआ है, एक टोटल जो हिस्टोग्राम है वो हमने इस तरह से एज्यूम किया कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ बिन्स थे वो 13 थे। तो 13 टोटल नंबर ऑफ़ बिन्स में हमने कहा कि हर एक जो है वो एक टिपिकल वैल्यू VI के साथ जो है वो ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है। अब अगर हर किसी की वैल्यू जो है वो VI है तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब ईच इंटरवल, जो भी हमारे पास इंटरवल आ रहा है लेट्स सपोज 0 से लेके 10 तक का जो इंटरवल है, इसमें टोटल विड्थ हम अगर 0 से 10 तक की लेंगे तो वो होगी पार्शियल V। और अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि VI तो इसमें एक टिपिकल स्पीड थी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के साथ, यानी हम n के साथ कोई भी एक नंबर है जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे अगर इसकी स्पीड VI थी, शॉर्टेस्ट स्पीड हम ले लेते हैं, अगर ये VI है तो यहाँ पे किसी भी नंबर n के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें ये स्पीड मिलेगी, और फिर वही n चेंज होगा तो हमें ये स्पीड मिलेगी। और हर किसी में VI तो मौजूद है, यानी इतना पोर्शन तो हर किसी में मौजूद है, लेकिन हम उसको किसी भी n नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें टोटल हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बार मिल सके। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर हम n की बात करें, यानी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं n, वो हमें कैसे मिलेंगी। यहाँ से हमने ये देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए हमें टोटल हाइट ऑफ बिन लेना पड़ेगी, यानी कि अगर हम इस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लेनी है तो हमें हर किसी की हाइट को ऐडअप करना पड़ेगा। तो n जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आ जाएंगी जब हम सब हाइट्स का सम ले लेंगे। और ये आपको पता है समेशन हम सिर्फ तभी अप्लाई करते हैं जब हम बहुत सारी वैल्यूज़ को सम अप कर रहे होते हैं।
यहाँ पे हमने I जो है वो इन जनरल लगाया है, इसका मतलब है एक दफ़ा हम यहाँ पे V1 रखेंगे, दूसरी दफ़ा V2, V3 एंड सो ऑन, फिर उन सबको एडअप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अब अगर हमने मीन वैल्यू की तरफ जाना है तो मीन वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे टिपिकल स्पीड के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थे, समेशन आई एन इंटू वी आई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वी आई यानी एक टिपिकल स्पीड के साथ, तो ये हमें टोटल स्पीड मिल जाएगी। और इसको हम अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, या हम उसको मीन वैल्यू ऑफ स्पीड भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने मीन के लिए ये देखा हुआ है, मीन वैल्यू कैसे आती है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कोई भी हमने ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं उनको जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड किया है तो टोटल हमें मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मिल जाती है। अब इसके बाद अगर हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करें, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी दे रही होगी किसी भी वैल्यू वी आई की, यानी अगर ये हमने वी आई वैल्यू ली हुई है कि इस इंटरवल में वी आई वैल्यू हर किसी में मौजूद है, तो हमने ये देखना था कि वो वी आई वैल्यू किसी भी जो इंटरवल है उसमें कितनी ज़्यादा मौजूद है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हाइट ऑफ बिन, इसको हम हाइट ऑफ बिन भी कह सकते हैं। हाइट ऑफ बिन को जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे या जो टोटल हाइट थी उस पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, जिसको हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहेंगे। अब ये जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को तो हमने n कहा हुआ था, तो यहाँ पे हमने n लगा दिया, तो ये एफ वी आई जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n ऑफ वी आई इंटू डिवाइडेड बाई n। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें तो इसमें ये वाली जो पूरा पैरामीटर है डिवाइडेड बाय ये वाला जो पैरामीटर है ये क्या देता है, हमें फ्रिक्वेंसी दे रहा है। आप गौर करें जो ये वाला जो पॉइंट है समेशन आई एन इंटू वी आई, यहाँ पे भी यही पॉइंट मौजूद था जिसको हमने n के इक्वल कहा है, तो इसका मतलब है इस पूरे जितनी ये वाली वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 1 जो है वो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू समेशन आई वी आई एफ इंटू वी आई, जिसमें वी आई जो है वो कोई भी टिपिकल स्पीड थी, टिपिकल वेलोसिटी थी, और इसके अलावा एफ ऑफ वी आई जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस फॉर्मूला से हम एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं इन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। जब भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे गैस में से, जब भी वो ट्रैवल करेंगे तो वो ट्रैवल करते हुए एक रैंडम मोशन जो है वो लेंगे, यानी कि बेतरतीब सी मोशन में वो मूव कर रहे होंगे। इसी दौरान वो जितना टोटल एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसी को हम कहेंगे मीन फ्री पाथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही उसका मीन फ्री पाथ होगा। अगर हम इसकी डिपेंडेंसी देखें कि ये कितना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि मीन फ्री पाथ किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीन फ्री पाथ एंड डेंसिटी, यानी मीन फ्री पाथ डेंसिटी के साथ किस तरह से रिलेट करता है। मीन फ्री पाथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डेंसिटी की। इसका क्या मतलब है कि डेंसिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम में बढ़ते जाएंगे उतना ही उसमें जो मीन फ्री पाथ है वो कम होता जाएगा। जैसे ये बॉक्स एक कंसीडर करें, इसको हम इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो V ले लेते हैं। इसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एम्बेडेड करते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे, अब टोटल जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको गुजरने के लिए या उनको कोलिजन करने के लिए जो डिस्टेंस है वो कम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस इस केस में शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मीन फ्री पाथ जो है डेंसिटी के बढ़ाने से कम हो गया। इसी तरह अगर हम साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखें साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल छोटा है, ठीक है। स्मॉल साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, और जब हमने यही साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा कर दिया तो अब इनके दरमियान में डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से भी ये क्लियर होता है कि मीन फ्री पाथ साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। थर्ड जो पॉइंट है वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल।
क्रॉस सेक्शन भी यही है कि हमने बेसिकली साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाया तो क्रॉस सेक्शन ही बढ़ा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम कहेंगे कि इसका मॉलिक्यूल का एरिया बढ़ने से भी एवरेज डिस्टेंस जो है वो मॉलिक्यूल कम ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसको जो उस टाइम पे उसी वॉल्यूम के अंदर अब बहुत कम रास्ता मिल रहा है कोलिजन करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मीन फ्री पाथ शॉर्ट हो जाएगा। अब इन तीनों पैरामीटर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है मीन फ्री पाथ का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन किसके लिए हमने देखनी है? मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर d है। ये जब मूव कर रहा था तो उस टाइम पे गैस मॉलिक्यूल्स जो बाकी थे उनको हमने लिया रेस्ट पे। तो अब जब ये जाके किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, इनकी कोलिजन होगी, ये इन कांटेक्ट आएंगे, तो उस टाइम पे एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे इन दोनों की कोलिजन हो रही होगी, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन एरिया। इस टाइम पे आप देखें कि दोनों कोई भी एक मॉलिक्यूल का डायमीटर d है, लेकिन फाइनल रिजल्टेंट जब ये दोनों मिले उस टाइम पे जो एरिया क्रिएट हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि d जो है वो इसका डायमीटर और d ही बाहर वाले का अगर हम डायमीटर कंसीडर करें तो टोटल 2d हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस अगर 2d है, टोटल डायमीटर 2d है, तो उसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस क्या बनेगा? वो हो जाएगा d। यानी इस केस में कोलिजन के बाद जो मॉलिक्यूल होगा, अब पहले तो उसका डायमीटर d था लेकिन बाद में उसका रेडियस d हो जाएगा। तो अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें हमने गैस मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज किया हुआ है, तो आप देखें कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो रेडियस है, लेकिन इस केस में हमने रेडियस क्योंकि d लिया है तो जो एरिया है वो पाई d स्क्वायर हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? सबसे पहले वॉल्यूम के लिए हमें एरिया को किसी भी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एरिया तो हमारे पास है, लेकिन लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगी? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी टी। एस जो है वो बेसिकली डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया जाता है, या हम इसको लेंथ के मैनर्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अगर लेंथ लिया है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है वो v इंटू टी के इक्वल आ जाएगी, जिसमें v जो है वो मॉलिक्यूल की स्पीड एंड t वो टाइम होगा जिसमें वो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा। जब हम इस लेंथ और इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि टोटल वॉल्यूम जो v था, अभी हमने लेट किया कि इसका टोटल वॉल्यूम v है। v वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो n होंगे। अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि अब तो पूरे मॉलिक्यूल की हमने वॉल्यूम की बात कर ली थी, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर ली थी। अब हमने यूनिट वॉल्यूम लिया, उसके लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सिंपली क्या होगा, यही वाला v इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो इक्वेशंस हैं ये इस तरह की जो हमने देखी हुई हैं, प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर्स डिस्कस किए उसमें हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें हम पहले कोई भी एक वॉल्यूम लेते हैं, उधर से हम यूनिट की तरफ जाते हैं, यूनिट वॉल्यूम की तरफ, उसमें मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे अब देखें, अब ये वॉल्यूम v वॉल्यूम जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n थे। यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, सिंपली v जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम लेते हैं वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी, दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सिंपली n ओवर v को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी के साथ, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इधर भी मल्टीप्लाई, इस पैरामीटर को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर टोटल वॉल्यूम जो है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये यही इंडिकेट कर रहे होंगे कि कोलिजन कितनी हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इन सिलेंडर इज इक्वल टू n ओवर v पाई डी स्क्वायर v इंटू टी। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने कहा था कि टोटल जो कोलिजन्स हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स, वो इक्वल थी n ओवर v इंटू डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर। सिंपली हमने t लिखा था उसको हम, लेकिन हम डेल्टा टी भी उसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने एक स्मॉल टाइम जो है उसको लिया हुआ है, चेंज इन टाइम इंटरवल हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इतनी नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो हो रही थी टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगी या पाथ लेंथ कितनी ट्रैवल करके जाएंगी सिलेंडर में, तो वो बेसिकली डिस्टेंस जो हमने देखा था, हमने कहा सिलेंडर की लेंथ जो है वो v इंटू डेल्टा टी है।
तो अगर उसकी लेंथ v इंटू डेल्टा टी है तो मैक्सिमम ये जो इतनी कोलिजन्स होनी है इन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस भी v इंटू डेल्टा टी ही कवर करना है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कवर द पाथ लेंथ इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। अब अगर हम वन कोलिजन की बात करें तो वन कोलिजन के लिए सिंपली यही वाला पूरा जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है n/v इंटू डेल्टा टी पाई डी स्क्वायर, इसको सिंपली हम इस पैरामीटर को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो वन कोलिजन जो है वो आ जाएगी कि कितनी पाथ लेंथ जो है वो वन कोलिजन जो कवर कर रही है वो आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले जब मीन फ्री पाथ लैम्डा के लिए जो डेफिनेशन पढ़ी वो भी यही थी कि जो मैक्सिमम कोलिजन करते हुए जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है वही बेसिकली उसका मीन फ्री पाथ होता है। तो ये एवरेज डिस्टेंस ही है कि टोटल जो लेंथ ले ली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ले ली, तो ये एवरेज डिस्टेंस आ गया। इसी एवरेज डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें जो n/v है ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम nv इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एवरेज स्पीड, अब अगर हम एवरेज स्पीड लेना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेलोसिटी थी और यहाँ पे ये वेलोसिटी थी, इसको हम एवरेज वेलोसिटी के तौर पे लिख लेंगे। अगर हम एवरेज वेलोसिटी के तौर पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें v एवरेज इंटू डेल्टा टी एंड v एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल लैम्डा के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/पाई डी स्क्वायर इंटू एन और v। यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि जो मीन फ्री पाथ है वो डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो हमने पहले यही दो चीज़ें डिस्कस की थी, दो तीन चीज़ें थी, क्रॉस सेक्शन था और इसके अलावा जो है उसके साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली क्रॉस सेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा होता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज़ डेंसिटी। तो ये हमने यहाँ से फार्मूला से भी क्लियर हो गया कि यही पैरामीटर्स हैं जिन पे ये जो लैम्डा है इसकी डिपेंडेंसी होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी, यानी क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला बना था ये बेसिकली तब था जब हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला तब था जब हमने कहा एक मॉलिक्यूल तो मूव कर रहा है लेकिन जिसको वो टारगेट करेगा वो वाला मॉलिक्यूल रेस्ट पे होना चाहिए। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स में तो ऐसा नहीं होता, उसमें एक मॉलिक्यूल जो ट्रैवल करके जा रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को हम रेस्ट पे नहीं ला सकते, क्योंकि हर टाइम पे सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्टी एक्सप्रेशन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तब जब हम टारगेट मॉलिक्यूल को भी मूविंग मॉलिक्यूल के तौर पे ले रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना था, उसके लिए हमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो थे, यानी कि लेट्स सपोज हमने एक मॉलिक्यूल लिया उसको फर्स्ट मॉलिक्यूल कह दिया, दूसरे को सेकंड कह दिया, तो फर्स्ट वाले की जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी और सेकंड वाले की वेलोसिटी v2 होगी। अब इस टाइम पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगी ताकि हम एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट कर सकें लैम्डा के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। जब हम उसको इधर जो है वो दोबारा से रिपीट करेंगे तो मीन फ्री पाथ जो आएगा उसके लिए जो लैम्डा बनेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होगा हमें जब हम कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पे ले रहे हैं या कोई भी जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको मूविंग मॉलिक्यूल के तौर पे ले रहे हैं। अब सबसे पहले देखें, हमने कहा कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो कोलिजन करेगा किसी भी सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जिसकी वेलोसिटी v2 थी। लेट्स सपोज v1 जो है वो इस डायरेक्शन में है और v2 जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसके लिए हेड टू टेल रूल लगाएंगे। और हेड टू टेल रूल लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये किया कि ये जो v2 है इसी की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया। वेलोसिटी को रिवर्स करने से यही वाला जो v2 है, सिंपली मैग्नीट्यूड वही रहेगी, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन जस्ट इसकी डायरेक्शन जो है वो एरो हेड यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे। तो वेलोसिटी जो है ये हमें जो वेक्टर फॉर्म में हमें ये दे देगी, इंडिकेट कर देगी कि अब हमने इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी है। रिवर्स होने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, अब ये जिसको हम कहते थे ना जब हमने हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड किया तो हम कहते थे एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर ही है जो हेड टू टेल रूल से इसको ऐड करने के बाद ये जो डॉटेड लाइंस में हमने इंडिकेट किया हुआ है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2।
अब v1 जो है वो ये वाली वेलोसिटी थी, माइनस v2 जो है वो ये वाली वेलोसिटी आ गई। तो इनको बेसिकली एडअप ही किया है, ये सब कुछ ये वही कंसेप्ट है वेक्टर्स वाला, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। अब हम इसको अगर हम लें v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव, यानी अब हम v रिलेटिव की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्योंकि सेम ही वेक्टर्स हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सेम वेक्टर्स होंगे, हम ये कहेंगे कि डॉट को ख़त्म करके तो cos थीटा लगाया, v रिलेटिव इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट को ख़त्म करके जब cos 0 लगाएंगे तो क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स ही हैं तो इस केस में cos 0 1 होने की वजह से v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव स्क्वायर आ जाएगा। अब हम मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहे हैं तो इधर जो है वो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो v रिलेटिव इक्वल आ जाएगा v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी सिंपली वैल्यूज पुट कर दी हैं, दैट इज v1 माइनस v2 एंड v1 माइनस v2। सबसे पहले ये v1 वेक्टर इस v1 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो v1 डॉट v1 आएगा। ये याद रखना है कि इनके दरमियान में डॉट है जिसको हमने अभी एलिमिनेट नहीं किया है क्योंकि इस साइड पे अभी डॉट था और यहाँ से ये एलिमिनेट होके हमें ये वैल्यू दे रहा था। तो यहाँ से v1 डॉट v1 आ गया, v1 डॉट v2 एंड v2 डॉट v1 आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 2v1 v2। जब हम इसको एडअप करेंगे तो ये v1 डॉट v2 एंड v2 डॉट v1 जो है वो बेसिकली v1 डॉट v2 के ही इक्वल होगा, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया। इसको आप एक्सपेंड करके देखिएगा, समझ आ जाएगी। v2 डॉट v2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन बना है इससे हम चलते हैं टोटल वेलोसिटी की तरफ, जो रिलेटिव। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि जो हमने मैग्नीट्यूड वाला देखा है एक्सप्रेशन, उसमें v1 डॉट v2 जो आ रहा था यानी कि 2 इंटू v1 डॉट v2 था, जिसको हम अगर ज़ीरो कर दें, ज़ीरो क्यों, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हम कह रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, यानी कि रैंडम मोशन है उनकी, तो हम कहेंगे कि ये अनकोरिलेटेड हैं, जिसकी वजह से v1 डॉट v2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम उस एक्सप्रेशन में v1 डॉट v2 को ज़ीरो करते हैं तो बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा v रेलेवेंट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, जिसमें हमने v1 डॉट v1 जो था उसको v1 स्क्वायर कर लिया एंड v2 डॉट v2 जो था उसको हमने v2 स्क्वायर कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो v1 और v1 हैं दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो दोनों के दरमियान v1 डॉट v1 इज इक्वल टू v1 एंड cos ऑफ 0, और v1 और v1 जो है वो v1 स्क्वायर हो गए और cos 0 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने v2 के लिए कर लिया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने अब एवरेज वेलोसिटीज़ ले ली हुई हैं, यानी कि पहले यहाँ पे ये वाला साइन आपको नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अभी ये वाला इंड्यूस करवाया ताकि हम एवरेज वेलोसिटीज़ की बात कर सकें। एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हमने ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि हमने एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है ताकि हम एग्जैक्ट मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो फाइंड कर सकें। अब यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे एक और अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि जो v1 है और v2 है दोनों सेम वेलोसिटीज़ हैं एंड दोनों की जो यानी बेसिकली जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटल एवरेज वेलोसिटी उन दोनों की सेम है, जिसको हम इन जनरल जो है वो v भी लिख सकते हैं, यानी v1 की जगह पे भी v लिख दिया, v2 की जगह पे भी v लिखा, तो टोटल जो है वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो है वो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2v स्क्वायर, और v जो है ये एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट अप्लाई करें अलग-अलग से तो अंडर रूट 2 आ जाएगा और इसका अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होके एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना ये था एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। हमने पहले जो मीन फ्री पाथ के लिए देखा है एक्सप्रेशन लेमडा जो था वो इक्वल आ रहा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी ऑफ v इंटू डेल्टा टी इंटू एन वी। वहाँ पे ये v रिलेटिव नहीं था, यहाँ पे हमने v रिलेटिव इसलिए लगाया क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ तब इंटरेक्ट नहीं करेगा जब दूसरा मॉलिक्यूल रेस्ट पे हो, बल्कि तब भी इंटरेक्ट करेगा जब दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे हमें v रिलेटिव लेना पड़ा और फिर इसी को हमने फाइंड आउट करने के लिए ये सारा जो है वो इस सारी डेरिवेशन जो है दोबारा से की। अब आप देखें यहाँ पे v रेलेवेंट जो है रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसको हमने v रिलेटिव की जगह पे हमने पुट कर दिया अंडर रूट 2 ऑफ जो एवरेज वेलोसिटी है यानी कि मीन वेलोसिटी है वो हमने पुट कर दी एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो है इक्वल आ जाएगा ये एवरेज वेलोसिटी v इंटू डेल्टा टी
एवरेज वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। ये दोनों तो इस एक्सप्रेशन में से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी जो बचेगा वो होगा 1/πd² √2 इंटू एन वी। आप देख सकते हैं कि जो पिछला हमने एक्सप्रेशन बनाया उसमें सिंपली क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 1/πd² इंटू एन वी, लेकिन अब इसमें एक नया पैरामीटर जो है कांस्टेंट जो है वो इंड्यूस हो गया, दैट इज़ √2। तो 1/√2 जो है अगर हम उस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1/√2 क्यों आया, क्योंकि अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी की बात की। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेते तो उस केस में लैम्डा जो है उसका एक्सप्रेशन कुछ और आता है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो लेना ज़रूरी थी। नेक्स्ट हम सब टॉपिक्स को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट देखा, जिसमें हमने जो एक ग्राफ है उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट जो हैं वो पैरामीटर्स को लेते हुए उसी की बेस पे, यानी 2-3 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए थे, उन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए हमने एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ स्पीड फाइंड की, दैट इज़ वी एवरेज इज़ इक्वल टू समेशन आई वी आई एफ ऑफ वी आई, जिसमें वी आई जो है वो कोई भी टिपिकल वेलोसिटी थी एंड एफ ऑफ वी आई जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद हमने मीन फ्री पाथ देखा, जिसमें लैम्डा के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो तब आ रही थी जब हमने एक मॉलिक्यूल जो है वो उसको मूव करवाया है और दूसरा जो है वो रेस्ट पे पड़ा था। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स में क्योंकि दूसरे को रेस्ट पे लाना जो है वो अगर वो हमने ये लेट किया कि दूसरा जो है वो रेस्ट पे मौजूद नहीं है, तो उस टाइम जो इसके लिए लैम्डा का जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो फाइंड की, दैट इज़ वी रिलेटिव इज़ इक्वल टू √2 इंटू वी एवरेज। तो यही वाला एक्सप्रेशन जो है उसको जब हमने लैम्डा में पुट किया तो जो एक्सप्रेशन बना वो था लैम्डा इज़ इक्वल टू 1/√2πd² इंटू एन वी। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 था। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया हो, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमारे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।